नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2024 के लिए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे बाहर साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की बहुत कम संभावना है, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। यह सारे प्रश्न साथियों आपके एग्जाम को मद्देनजर रख के बनाया गया है और सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये सारा कुछ पीडीएफ भी आपको देने वाले हैं बिल्कुल फ्री में। उसके लिए टेलीग्राम से जुड़ना है साथियों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि साथियों इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके और लगातार आप कंटिन्यू प्रयास करते रहे इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 के रूप में मूर्ति भंजक किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है मोहम्मद गजनी, ऑप्शन बी में दिया गया है साथियों गयासुद्दीन तुगलक। यदि साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। मोहम्मद गजनी को मूर्ति भंजक शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा है, आपसे पूछा गया है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? यदि बात करें साथियों तराइन के प्रथम युद्ध की, तो आप जान लीजिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किनके मध्य हुआ था? तो साथियों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक उसी प्रकार साथियों यदि द्वितीय युद्ध की बात करें तो यह आपके 1192 में हुआ था। किनके मध्य हुआ था साथियों? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पर तराइन के प्रथम युद्ध में साथियों मोहम्मद गौरी की जो है हार हो गई थी। वही साथियों द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके मोहम्मद गौरी जो साथियों जीत हासिल की थी। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। उसके बाद साथियों प्रश्न संख्या तीसरे में आपसे पूछा गया है चंदावार का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है मोहम्मद गजनी और पृथ्वीराज चौहान, और ऑप्शन बी में दिया गया है साथियों जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच। यदि बात करें चंदावार के युद्ध की, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, जयचंद्र और साथियों मोहम्मद गौरी के मध्य चंदावार का युद्ध हुआ था। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या चौथा है आपका। प्रश्न संख्या चौथे में आपसे पूछा गया है चंद्रशेखर आजाद की शहादत कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया गया है 11 फरवरी 1961, और ऑप्शन बी में दिया गया है साथियों 27 फरवरी 1931। यदि तो साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 फरवरी 1931 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद की शहादत हो गई थी साथियों। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है साथियों। वीडियो में आगे चले उससे पहले आपको बता दें, यदि आपको प्रश्नों का लेवल और प्रश्न अच्छे लग रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो साथियों वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। लगातार इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आपके कोई भी साथीगण या सहपाठी साथियों आपके रिलेशनशिप में यदि कोई भी व्यक्ति एसएससी एमटीएस की तैयारी में लगे हुए हैं तो उन तक भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ऑप्शन बी में दिया गया है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो साथियों यदि बात करें कि यदि इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। साथियों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न माना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया साथियों दक्कन का पठार, ऑप्शन बी में छोटा नागपुर का पठार। यदि बात करें साथियों खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र, तो आपका छोटा नागपुर का पठार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 है साथियों, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोहा का उत्पादन होता है? तो आपके ऑप्शन ए में दिया गया है बिहार, ऑप्शन बी में उड़ीसा। यदि बात करें साथियों लोहा के उत्पादन की, उड़ीसा साथियों भारत का प्रथम उत्पादक राज्य है। किसके क्षेत्र में साथियों? लोहा के उत्पादन क्षेत्र में। ठीक है साथियों, चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया है जल में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है क्लोरीन का, और ऑप्शन बी में साथियों हीलियम का। यदि बात करें साथियों जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात क्लोरीन। क्लोरीन साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए आपको याद रखना है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया साथियों वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों जो कि साथियों हमारे त्वचा के लिए काफी खतरनाक साबित होती है, हमारी रक्षा करता है? तो साथियों पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है ओजोन करती है, और ऑप्शन बी में साथियों लिथियम करते हैं। क्या करता है साथियों? तो ओजोन अर्थात O3 साथियों सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। यदि पराबैंगनी किरणें साथियों हमारे तक पहुंच जाती है तो हमें त्वचा कैंसर हो सकता है, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 में साथियों आपसे पूछा गया है
फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों ऑप्शन ए में दिया गया है एसिटिलीन और ऑप्शन बी में दिया है एथिलीन। यदि बात करें फलों के पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाई का, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन साथियों अर्थात ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, जिसमें साथियों आपसे पूछा गया है संविधान के अनुच्छेद में संसद का वर्णन है। किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है? इसका जवाब साथियों आपको कमेंट करके जरूर बताना है। काफी इजी प्रश्न है साथियों। आपको बता दे संसद का वर्णन आपको किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से आपको अंदाजा होगा कि साथियों किस प्रकार से आप ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं संसद में लोकसभा राज्यसभा का आप पता कर सके। आपको एक कोड वर्ड याद रखना है साथियों सरल, जिसमें साथियों आपका रो से राज्यसभा साथियों 80 में हो जाएंगे और लो से लोकसभा साथियों 81 में हो जाएंगे। आपको साथियों कमेंट करके बताना है कि संसद का वर्णन किस में है, तो कमेंट करके आप बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ऑप्शन ए में है 79 और ऑप्शन बी में साथियों 80, दोनों में से क्या होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा गया है भारत में आर्यों का आगमन कब से माना जाता है। साथियों आपको बता दें कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हमारे द्वारा साथियों प्रतिदिन क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि साथियों आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेस्ट तैयारी इस चैनल के माध्यम से हो सके। प्रतिदिन हमारे द्वारा 5 क्वेश्चन साथियों कम्युनिटी पोस्ट में डाली जाती है। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा, जो कि साथियों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं तो प्रश्न का हल देख लेते हैं। आर्यों के आगमन की यदि बात करें तो साथियों 1500 ईस्वी पूर्व कहां से आए थे साथियों? तो मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आए थे। किसका कहना था? तो मैक्स मुलर का कहना था। यदि बात करें सबसे बड़े महाद्वीप की, सबसे बड़े महादेश की साथियों, तो एशिया महादेश उसका भी सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया साथियों महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी साथियों कौन थे? तो साथियों महावीर स्वामी के बारे में आपको बता दें इनका जन्म साथियों 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे साथियों? महावीर स्वामी थे। और साथियों आपको प्रश्न भी याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 540 ईस्वी पूर्व इसका जन्म हुआ था, जो जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है साथियों, डबल स्टार जरूर कर लीजिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 14 में आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो साथियों गौतम बुद्ध कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, सभी कुछ जानेंगे। आप लगातार वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। साथियों गौतम बुद्ध की यदि बात करें तो इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। 563 ईस्वी पूर्व साथियों इनका जन्म हुआ था और इन्हें बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। यदि आपको पता है कि साथियों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था तो उसे भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो साथियों आप प्रश्न को ही कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ताकि रिप्लाई के माध्यम से उसका आंसर हम दे सके। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 साथियों आपसे पूछा गया है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया गया था। तो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। काफी बार आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड प्रश्न के रूप में इसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया 318 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी में दिया गया साथियों 261 ईस्वी पूर्व। यदि बात करें कलिंग विजय की महाराज अशोक द्वारा तो साथियों 261 ईस्वी पूर्व इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसके बाद ने सम्राट अशोक ने युद्ध से साथियों विदा लेने की घोषणा कर दी थी, क्योंकि साथियों कलिंग विजय में काफी नरसंहार हुआ था, काफी लोग उसमें मारे गए थे। साथियों यदि आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं और आपको अच्छे से तैयारी बेस्ट करनी है तो इस प्रश्न का भी उत्तर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा कि यदि अशोक के बारे में पूछ लिया जाए अशोक किस वंश का शासक था साथियों, तो यदि आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको सही से समझ में आया होगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो यह कब हुआ था साथियों? 1526 ईस्वी में हुआ था। किन के मध्य हुआ था? तो आपको बता दें साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके साथियों? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जो लोदी वंश के अंतिम शासक के रूप में थे। और बाबर साथियों मुगल वंश का प्रथम शासक था, जिन्होंने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर द्वारा साथियों 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था और उसमें जीत हासिल की गई थी। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 है आपका साथियों, आपसे पूछा गया है गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कौन सी उपाधि त्याग दी थी। तो साथियों ऑप्शन ए में दिया गया है केसर ए हिंद की उपाधि, ऑप्शन बी में दिया गया है बुलंद ए हिंद की उपाधि। यदि बात करें साथियों सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान अपनी उपाधि केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। यदि साथियों बात करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो 13 अप्रैल साथियों 1919 ईस्वी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। जनरल ओ डायर के आदेश पर साथियों काफी अन्यायपूर्वक तरीके से साथियों क्रूरतापूर्वक नरसंहार हुआ था।
उसमें साथियों भारत के हजारों व्यक्ति मारे गए थे। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 है आपका, जिसमें कि आपसे पूछा गया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो यदि बात करें अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष की, दोनों ही प्रश्न में दिए गए हैं साथियों, दोनों ही ऑप्शन में दिए गए हैं। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जाके आगे बने। और उसी प्रकार साथियों अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात साथियों ऑप्शन ए अस्थायी अध्यक्ष के लिए और ऑप्शन बी साथियों अस्थायी अध्यक्ष के लिए, दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा गया है एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। तो राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था या पल्लव वंश ने करवाया था। साथियों यदि बात करें एलोरा की गुफाओं की तो यह कहाँ है साथियों, महाराष्ट्र में है। कहाँ है साथियों, महाराष्ट्र में है। इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एलोरा की गुफाओं का निर्माण साथियों राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था, जो कहाँ है साथियों, महाराष्ट्र में है। चलेंगे उसके बाद 20वें नंबर प्रश्न की ओर। 20वां नंबर प्रश्न देखिए साथियों, उससे पहले आपको बता दें, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में साथियों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट्स रहता है तो उसे जरूर पूछेगा साथियों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक साथियों इस वीडियो को जरूर भेजिए। और साथियों उसके अलावा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी लाभ इस वीडियो के माध्यम से हो सके, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। तो साथियों चलते हैं 20वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एशिया महादेश साथियों विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, जनसंख्या हो या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से हो। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से साथियों एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश की श्रेणी में नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे साथियों, आपको याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21 को, जिसमें कि आपसे पूछा गया क्या किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु साथियों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो साथियों एसएससी एमटीएस के एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको साथियों इस प्रश्न का जवाब देना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 61वां संविधान संशोधन और ऑप्शन बी में दिया गया है साथियों 86वां संविधान संशोधन। यदि बात करें मताधिकार की आयु 18 वर्ष की तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के तहत साथियों 21 वर्ष के उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद प्रश्न संख्या 22 है आपका, आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो साथियों यदि बात करें प्रारंभ की तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु साथियों एक मौलिक अधिकार को अभी वर्तमान समय में निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया, अर्थात संपत्ति के अधिकार जाने के बाद साथियों वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। अर्थात साथियों अभी 6 मौलिक अधिकार है, आपको इसे याद रखना है। प्रश्न संख्या 23 है आपका, आपसे पूछा गया है ब्रह्मांड में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। यदि बात करें साथियों ब्रह्मांड में ग्रहों की तो वर्तमान समय में 8 ग्रह को मान्यता दी गई है, जिसमें सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। नीला ग्रह की बात करें तो आपका पृथ्वी हो जाएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि साथियों इस ग्रह में 29% स्थल है और बाकी 71% साथियों जल होने के कारण और जल की नीले स्थिति होने के कारण इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो साथियों आज के अंतिम नंबर प्रश्न को देखने से पहले आपको बता दें, आपको यदि इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न संख्या 24 में आपसे पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर थे या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या फिर विधि मंत्री की बात करें तो साथियों भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसे संविधान के निर्माता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो साथियों यह भारत के क्या थे, प्रथम गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, प्रथम गृह मंत्री थे साथियों और इसे लौह पुरुष के नाम से भी हम लोग जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या अंतिम है साथियों आपका 25वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं की संख्या कितनी थी। साथियों संविधान सभा में प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 12 थी या फिर 15 थी। सही उत्तर हो जाएगा साथियों 15 थी। महिलाओं के रूप में 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान के निर्माण के समय। तो साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक प्रश्न साथियों आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, जिसका जवाब आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो साथियों प्रश्न क्या है, हवा महल कहाँ है, हैदराबाद में है या फिर अजमेर है। तो साथियों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके जरूर देना है। और साथियों वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि सारा कुछ पीडीएफ साथियों आपको बिल्कुल फ्री में मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ साथियों आपके जैसे कई कॉम्पिटिटिव छात्र अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं, क्योंकि साथियों वहाँ पे हमारे द्वारा प्रतिदिन प्रश्न दिए जाते हैं और क्यूज के द्वारा साथियों वे अपनी तैयारी जीके जीएस को बेहतरीन कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और साथियों यहाँ पे भी आपको प्रतिदिन प्रश्न दिए जाते हैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, और आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए प्रतिदिन वीडियो भी बनाई जाती है।
तो साथियों वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।